Hi, hello, good morning, and I welcome you all to case scenario 5. अब ये केस सिनेरियो 5 क्या कहता है? मिस्टर हार्दिक, एज 45 ईयर, is appointed as senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai on 1st Feb 2025 in a scale of 35,000, 3,500 and 65,000. अब सर ये पे स्केल क्या कहता है? ये सर जो पे स्केल यहां पर दे रखा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जब हार्दिक 1 Feb 2025 को स्काई लिमिटेड ज्वाइन किया तब उसका मंथली सैलरी था 35,000 एंड जिस दिन उसे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इन दिस जॉब, अब इन दिस जॉब उसे 1 ईयर कंप्लीट कब हो रहा है? 31 Jan 2026। इसके बाद मीन्स फ्रॉम Feb 2026 उसका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा बाय 3,500। पहले उसका सैलरी था 35,000, अब उसका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम Feb 2026 बाय 3,500। तो Feb 2026 ऑनवर्ड उसका सैलरी होने वाला है 38,500। ओके, अब जब उसको 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा इन दिस जॉब, अगेन उसका सैलरी इंक्रीज होगा बाय 3,500, दैट इज ऑन Feb 2027 में दोबारा उसका सैलरी इंक्रीज होगा बाय 3,500 एंड उसका सैलरी बन जाएगा 42,000 फ्रॉम Feb 2027। और ये प्रोसेस सर तब तक चलता रहेगा जब तक उसका सैलरी पर मंथ 65,000 नहीं पहुंच जाता। ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पे स्केल। ठीक है सर, ही इज पेड डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये जो उसका बेसिक सैलरी है ना, एज पर दिस पे स्केल जो भी आप बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसका 40% कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। ये अपने को दे रखा है। ही इज गिवन rent free unfurnished accommodation on 1st October 2025 and company pay a lease rent of 5,000 per month। तो यहां पर जो उसका कंपनी है दैट इज योर स्काई इंडिया लिमिटेड, कंपनी एम्प्लॉय को आरएफए प्रोवाइड कर रहा है एंड एम्प्लॉयर इस आरएफए को रेंट में ला रखा है एंड एम्प्लॉयर इस आरएफए के लिए रेंट पे कर रहा है 5,000 पर मंथ। सो यहां पर सर आरएफए का वैल्यूएशन कैसे होने वाला है, आरएफए का परक्यूजिड वैल्यूएशन कैसे होने वाला है? सर 10% ऑफ सैलरी अपने को लेना है और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिड। He has been provided a car above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose only। तो यहां पर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कार मिल रखा है एंड एम्प्लॉयर इस कार को यहां पर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को एक कार मिल रखा है एंड एम्प्लॉय इस कार को कंप्लीटली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है। सो अगर सर यहां पर एम्प्लॉय इस कार को कंप्लीटली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केस व्हाट विल बी योर परक्यूजिड वैल्यूएशन? 10% of cost per annum or higher charges paid by the employer to hire that car plus any expenditure relating to that car which is beared by the employer, उसको भी आपको ऐड करके चलना है। प्लस अगर ड्राइवर का सैलरी भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है सर, वो ड्राइवर सैलरी भी अपने को ऐड करके चलना होता है। ये था अपना परक्यूजिड वैल्यूएशन। अब देखते हैं यहां पर अपने को डाटा क्या दे रखा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 8 लाख, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कार इज 5,000 which is fully met by the employer and car is owned by his employer। it means सर अपने को कॉस्ट का 8% लेना है प्लस ये जो 5,000 मंथली खर्चा हो रहा है कार के ऊपर जिसको एम्प्लॉयर मेट कर रहा है सर, उसको भी अपने को ऐड करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, he pays lump sum premium of 1,20,000 towards health insurance of self and his wife। और उसका वाइफ का एज आपको दे रखा है 43, उसका एज था 45। अच्छा, अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भाई ने पे किया अपने एंड अपने वाइफ के लिए 1,20,000, दिस इज फॉर ए पीरियड ऑफ 48 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st October 2025 एंड पेड बाय अकाउंट पे चेक। ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर आप बैंकिंग चैनल से किए हैं डिडक्शन तभी मिलेगा, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश में किए हैं डिडक्शन नहीं मिलता है। तो अकाउंट पे चेक से किया है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, डिडक्शन मिल जाना चाहिए। He also contributes 1,50,000
टुवर्ड्स पीपीएफ। सो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन है भाई का टुवर्ड्स पीपीएफ, तो इसका डिडक्शन आपको 80C में मिल जाता है। हार्दिक वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो भाई को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स अपने को ये 4 एमसीक्यूज अभी सॉल्व करने का है। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है What would be the value of rent-free accommodation chargeable to tax in the hand of हार्दिक। अब हार्दिक के हाथ में कितना आरएफए टैक्सेबल होने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा। ओके सर ये आरएफए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पता नहीं रे, कौन सोचा था कि ग्रीन टी जैसा चीज भी पिया जा सकता है, वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो भाई आरएफए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? 10% ऑफ सैलरी अपने लेंगे और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर। अब सर यहां पर सैलरी का डेफिनेशन क्या था सर? सैलरी का डेफिनेशन था बीबीए डीसीएम, बीबीए डीसीएम दैट इज योर बेसिक सैलरी, बोनस, टैक्सेबल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स कमीशन एंड अदर मॉनिटरी बेनिफिट्स। अब अगर आप देखें सर, बोनस है नहीं सर इधर, अलाउंस है नहीं सर इधर, कमीशन के बारे में कोई जानकारी है नहीं इधर, एंड सर अदर मॉनिटरी बेनिफिट भी इधर एज सच ऐसा कुछ है नहीं। तो सर यहां पर बस 2 चीजें, एक है आपका बेसिक सैलरी और एक है आपका डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। अच्छा, और ध्यान रखना जब भी आप ये सैलरी का कैलकुलेशन करोगे इट विल नॉट इंक्लूड एनी परक्यूजिट। अब सर मेरे को कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस एंड दैट विल बी माई सैलरी। ओके तो सर सबसे पहले एक बार बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके बेसिक सैलरी, अब अगर अपने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने जाए ना, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 जैन 2026 सर उसका बेसिक सैलरी पर मंथ था 35,000 एंड फ्रॉम 1 Feb 2026 टू 31 मार्च 2026 जो उसका बेसिक सैलरी पर मंथ था उसको इंक्रीज कर दिया गया था बाय 3,500, सो इट विल बी 38,500 पर मंथ। इन दैट केस सर अगर मैं उसके साल भर का बेसिक सैलरी कैलकुलेट करूं इट विल बी बेसिक 35,000 इंटू 10 प्लस 38,500 इंटू 2, तो ये होने वाला है आपका 4,27,000 हो गया आपका बेसिक सैलरी फॉर एंटायर प्रीवियस ईयर। अब आते हैं सर जरा हम डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स पे। सर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स जो है ना सर इसका 40%। अब ये जो आपका 4,27,000 आया सर एक बार इसका 40% निकालो, दैट इज 1,70,800। दिस इज योर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। चलो बढ़िया बात है सर, अपने बेसिक सैलरी निकाल लिए, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स भी निकाल लिए। बट बात ये है सर जब हम इस सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हम इस सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं यू हैव टू कंसीडर सैलरी फॉर दैट पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द आरएफए वाज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, जब हम इस सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं आपको उस पीरियड का सैलरी लेना है जिस पीरियड के लिए ये आरएफए एम्प्लॉय ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मुझे बोलो एम्प्लॉय को आरएफए मिला कब है? सर हमारे क्वेश्चन में एम्प्लॉय को आरएफए मिला है 1 अक्टूबर 2025। सर ये डेट भी अपने को मैटर नहीं करता कौन से दिन एम्प्लॉय को आरएफए मिला है, सर अपने को मैटर ये करता है कौन से दिन एम्प्लॉय उस आरएफए को ऑक्यूपाई किया है। सर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इन दैट केस जिस दिन एम्प्लॉय को आरएफए मिला है वी विल एज्यूम दैट एम्प्लॉय उसी दिन उस आरएफए को ऑक्यूपाई किया है। इन दैट केस सर यहां पर जो आपका आरएफए है, जो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन है, दैट रेंट फ्री एकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए आपका आरएफए ऑक्यूपाई हो रखा है। इन दैट केस अपने को 6 महीने का सैलरी ही इधर कंसीडर करना है, 6 महीने का बेसिक सैलरी एंड 6 महीने का डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स। तो अगर सर मैं 6 महीने का सैलरी कैलकुलेट करूं ना, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, सर वो तो आपका 35,000 इंटू 4 होगा, प्लस फेब एंड मार्च 38,500 इंटू 2, सर ये हो गया आपका बेसिक सैलरी फॉर दोज 6 मंथ्स। 35,000 इंटू 4 एंड 38,500 इंटू 2, ये हो जाता है आपका 2,17,000।
अब जहां तक बात है सर डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स फॉर दिस 6 मंथ्स, सर इसका 40% निकालो। सर इसका 40% आ रहा है 86,800 एंड इन दैट केस आपका जो सैलरी होगा दैट विल बी 2,17,000 प्लस 86,800 और ये टोटल आपका बनता है 3,03,800। ये बन गया आपका सैलरी। अब सर इसका अपने को 10% निकालना है। सर इसका 10% कितना होने वाला है? सर इसका 10% होने वाला है 30,380। 30,380। सो ये जो आपका 10% सैलरी है ना सर, ये निकल गया अपना। सर ये जो अपना 10% सैलरी है ये अपना कैलकुलेशन अपने को मिल गया। सर 10% ऑफ आवर सैलरी इज 30,380। और जहां तक बात है सर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, सर यहां पर एम्प्लॉयर कितना हायर चार्जेस पे किया है? सर एम्प्लॉयर यहां पर हायर चार्जेस पे कर रहा है 5,000 पर मंथ 6 महीने के लिए। सर वो 30,000 बनता है। इन दोनों फिगर में से व्हिच एवर इज लोअर, सर लोअर फिगर 30,000 है। इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफ माई आरएफए इन दिस केस इज 30,000। आई होप इट इज क्लियर। तो अपने आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हो गया, 3 बाकी। ठीक। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 बाय मिस्टर हार्दिक कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन while computing the total income if he has exercised the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSC। तो उसका कहना ये, अच्छा देखो ऊपर तो अपने को बोल रखा है जहां तक बात है हार्दिक का, हार्दिक अपना टैक्स पे करना चाहता है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बट क्वेश्चन 2 आपको ये कहता है अगर हम ये कंसिडर करें दैट हार्दिक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहा है, हार्दिक अपना टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में पे करना चाहता है, इन दैट केस उसे अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट का कितना डिडक्शन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80D, अपने को ये कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है सर, देखते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा। अच्छा हार्दिक सर प्रीमियम कितना पे किया है? सर प्रीमियम हार्दिक पे किया है 1,20,000 का। कौन से दिन इस प्रीमियम का पेमेंट हुआ? सर ये प्रीमियम का पेमेंट हुआ 1 अक्टूबर 2025 को। और ये जो 1,20,000 का प्रीमियम का पेमेंट हुआ ना, बाय पेमेंट ऑफ दिस प्रीमियम हार्दिक इज इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ हिज एंड हिज वाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 48 मंथ्स। तो यहां पर जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है, दिस हेल्थ इंश्योरेंस विल बी एक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 48 मंथ्स एंड दिस हेल्थ इंश्योरेंस इज फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। तो अगर सर 48 मंथ्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव होने वाला है और ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है 1 अक्टूबर 2025 को, इन दैट केस सर यहां से 48 मंथ्स, सर कितने दिन के लिए, अप टू व्हिच डेट दिस हेल्थ इंश्योरेंस विल रिमेन एक्टिव? सर यहां से अगर मैं 48 मंथ्स कैलकुलेट करूं ना सर, इट विल बी 30 सितंबर 2029, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, sir it will be 30 September 2029, 48 months, that is your 4 years। सर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपने पे किया उसके चलते आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतने टाइम पीरियड के लिए एक्टिव रहने वाला है, दैट इज योर 1 अक्टूबर 2025 से लेके 30 सितंबर 2029। बढ़िया बात है सर। अगर ये वो पीरियड है, अगर ये वो पीरियड है ड्यूरिंग विच आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव रहने वाला है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कितने प्रीवियस ईयर इंक्लूड हो रखे हैं? इस पीरियड में कितने प्रीवियस ईयर आपके इंक्लूड हो रखे हैं? प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर, अच्छा प्रीवियस ईयर 25-26 के 6 महीने इंक्लूड हो रखे हैं। प्रीवियस ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 27-28, प्रीवियस ईयर 28-29, प्रीवियस ईयर 29-30। अभी जो लास्ट वाला प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 29-30, प्रीवियस ईयर 29-30 के भी 6 मंथ्स इंक्लूड हो रखे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पॉलिसी। आपका जो पीरियड ऑफ पॉलिसी है, आपका ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका जो पीरियड है, उस पीरियड में ये 5 प्रीवियस ईयर आपके इंक्लूड हो रखे हैं। प्रीवियस ईयर 25-26 के 6 महीने एंड प्रीवियस ईयर 29-30 के 6 महीने एंड दिस 3 प्रीवियस ईयर्स आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसी पीरियड। ओके, तो सर अब क्या करेंगे? अब आप जो प्रीमियम पे किए हैं 1,20,000 का, डिवाइड दिस प्रीमियम अमाउंट बाय द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन योर पॉलिसी पीरियड। आपके पॉलिसी पीरियड में जितने भी प्रीवियस ईयर इंक्लूड हो रखे हैं, डिवाइड योर प्रीमियम अमाउंट बाय दैट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। सो यहां पर मैं इस प्रीमियम अमाउंट को डिवाइड करने वाला हूं बाय 5, दैट इज
24,000 आ रहा है। सर ये 24,000 क्या है? 24,000 will be considered as amount of payment of premium पर एनम ड्यूरिंग ऑल दिस 5 प्रीवियस ईयर। दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो आपका 24,000 आया, इट विल बी कंसिडर्ड एज आपने 24,000 पे किया है पर एनम ड्यूरिंग ऑल दिस 5 प्रीवियस ईयर एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D विल बी अलाउड टू यू अकॉर्डिंगली। आई होप ये प्रोविजन आपको याद आ गया। अगर हमने जो प्रीमियम पे किया है, दैट प्रीमियम इज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर ए 1 ईयर, इन दैट केस तो सर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट अगर हम जो प्रीमियम का पेमेंट किए हैं, बाय दैट प्रीमियम अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है, दैट हेल्थ इंश्योरेंस विल बी एक्टिव फॉर ए पीरियड मोर देन 1 प्रीवियस ईयर, इन दैट केस सर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। एक बार जाके 80D में जहां पर ये प्रोविजन लिखा गया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना अगर आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं आया तो। ओके, सो इट मींस सर प्रीवियस ईयर 25-26 में हार्दिक कितना प्रीमियम पे किया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस? सर 24,000 का प्रीमियम हार्दिक ने पे किया है। अब हार्दिक एंड हार्दिक के वाइफ का जो एज है दैट इज बिलो 60, सर इन दैट केस 80D में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? सर मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 25,000 का, एंड उसने प्रीमियम पे किया है 24,000। इन दैट केस जो डिडक्शन अवेलेबल रहेगा अंडर सेक्शन 80D दैट इज 24,000। योर ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, what would be the perquisite value of car chargeable to tax in the hand of मिस्टर हार्दिक? मिस्टर हार्दिक को जो कार मिल रखा है ना अपने एम्प्लॉयर से, अब वो कार जो हार्दिक को मिल रखा है उसके चलते कितना परक्यूजिट उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सर उसके लिए अपने को तो सबसे पहले 10% ऑफ कॉस्ट दैट इज 10% ऑफ 8 लाख ले लेना है। 10% ऑफ 8 लाख आ रहा है सर आपका 80,000। दूसरा सर 5,000 महीना जो खर्चा हो रहा है ना कार के ऊपर, जो 5,000 महीना खर्चा हो रहा है वो भी सर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सर उसको भी अपने ऐड करेंगे। सर वो आ जाएगा आपका 5,000 इंटू 12, सर वो 60,000 आ जाएगा। अब दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो सर 1,40,000, ये 1,40,000 होने वाला है आपका परक्यूजिट वैल्यू फॉर दिस कार गिवन टू हार्दिक बाय हिज एम्प्लॉयर। ओके, नेक्स्ट, would you advise हार्दिक to exercise the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSC? क्या आप हार्दिक को ये बोलेंगे कि भाई हार्दिक तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट कर जा एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में आ जा? सर वो डिपेंड करता है, ये दोनों टैक्स रिजीम में हार्दिक का टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, सर उस बात पे ये डिपेंड करता है। इन दैट केस सर यहाँ पर अपने को ओल्ड टैक्स रिजीम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम में हार्दिक का टोटल इनकम एज वेल एज उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हार्दिक को कुछ एडवाइस कर सकते हैं। तो सर इन दैट केस एक बार अपने हार्दिक का टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम, उसके बाद फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सर उसका बेसिक सैलरी, साल भर का बेसिक सैलरी सर हमने निकाल लिया था 4,27,000। 4,27,000। ओके, अब डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स पूरे साल भर का 1,70,800। 1,70,800। नेक्स्ट, और था सर आरएफए। आरएफए कितना टैक्सेबल हो रहा था? 30,000। आरएफए टैक्सेबल हो रहा था 30,000। और जहां तक बात है आपका परक्यूजिट वैल्यू ऑफ दैट कार 1,40,000। इन सबको अगर अपने ऐड कर ले 4,27,000, 1,70,800, 30,000 प्लस 1,40,000, सर ये आ रहा है आपका 7,67,800। सर अब अपने को यहां से लेस करना रहता है आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर अपने लेस कर देंगे, क्यों सर 75,000? बिकॉज अब अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं न्यू रिजीम में। ओके, सो इट विल बी 6,92,800 आफ्टर रिड्यूसिंग योर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। सो ये आ गया सर उसका सैलरी हेड का इनकम, अदर हेड में और कोई इनकम उसका है नहीं, सो यही बनने वाला है उसका टोटल इनकम। ओके, सर डिडक्शन नहीं मिलेगा सर 80C और 80D का, भाई अभी अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में 80C 80D के डिडक्शंस अवेलेबल नहीं रहते, तो ये बन गया भाई का टोटल इनकम। इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर द स्लैब रेट गिवन अंडर सेक्शन 115 BSC। ओके, सो सर अगर न्यू रिजीम वाला स्लैब रेट हम यूज करें सर फॉर फर्स्ट 4 लाख आपका टैक्स आने वाला है नील एंड। अब यहां से अगर मैं 4 लाख माइनस कर दूं जो रिमेनिंग अमाउंट से आपका,
रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 2,92,800। सर इसके ऊपर टैक्स आने वाला है 5%, दैट इज 14,640। ठीक, अब आगे क्या? अब सर अपने को बात करना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। सर अपना जो एसएससी है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड अलोंग विद दैट जो उसका टोटल इनकम है दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 12 lakhs। इन दैट केस सर यहाँ पर जो अपना एसएससी है ही इज एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना रिबेट मिलेगा सर? जो आपका टैक्स पेबल आ रहा है दैट इज 14,640 और 60,000 विच इज लोअर। सर यहाँ पर रिबेट मिलने वाला है 14,640 एंड कंसिडरिंग दिस रिबेट सर उसका टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर अपने बात करें न्यू रिजीम का, अगर अपने बात करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का, सर उसका टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है। अब एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम में उसका टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। सर न्यू टैक्स रिजीम में उसका टोटल इनकम कितना आया था? 6,92,800। ये था उसका टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब देखते हैं, सॉरी नॉट टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम। ये था उसका टोटल इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में उसका टोटल इनकम कितना आता है। अब सर उसके लिए हमने यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रखा था 75,000 का, बट यहां पर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 का। तो फिर सर अपने को यहां पर 25,000 ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, अब सर यहां पर दो डिडक्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा 80C और 80D के दो डिडक्शंस आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज अब जो अपना भाई है, भाई अपना अभी ओल्ड रिजीम में है, तो ओल्ड रिजीम में आपको 80C 80D का डिडक्शन मिलने वाला है। अब सर 80C का डिडक्शन कितना मिलेगा? सर पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन था 1.5 लाख का, सर वो डिडक्शन मिल जाएगा। और जहां तक बात है 80D, सर 80D में डिडक्शन मिलेगा 24,000 का, वो सर हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया। कंसिडरिंग ऑल दिस डिडक्शंस एंड दिस एडिशन ऑफ 25,000 सर कितना आ रहा है उसका टोटल इनकम? सर उसका टोटल इनकम आ रहा है 5,43,800। 5,43,800 आ गया उसका टोटल इनकम। अब सर इसके ऊपर अपने को कैलकुलेट करना है टैक्स एज पर स्लैब रेट। तो टैक्स सर आपका बनता है इसके ऊपर सर एज पर स्लैब रेट तो आपका टैक्स बनता है 21260। 21260 ये आ गया आपका टैक्स एज पर स्लैब रेट। सर रिबेट मिला है क्या? यहाँ पर नहीं मिलने वाला सर। जो उसका टोटल इनकम है दैट इज मोर देन 5 लाख, तो सर यहाँ पर तो रिबेट नहीं मिलने वाला। 87A का बराबर रिबेट तो नहीं मिलेगा। तो सर अपने ऐड कर लें क्या 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? बिल्कुल ऐड कर लेते हैं सर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी जो 21260 इंटू 4%, सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका आ रहा है 850। अब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रिजीम आ रहा है 21260 प्लस 850 दैट इज 22,110। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। और सर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा था? सर वो नील आ रहा था। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम में भाई का टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में भाई का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 22,110, इन दैट केस सर क्या करना चाहिए उसे? सर उसे न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहिए, उसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही रहना चाहिए। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से उसे ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। अब देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। पूछ रहा है वुड यू एडवाइज हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम? क्या आप हार्दिक को बोलेंगे कि हार्दिक भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर आ जाओ, ओल्ड टैक्स रिजीम में आ जाओ? आप बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे सर, बिकॉज अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गया उसे 22,110 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहता है उसका टैक्स लायबिलिटी नील रहने वाला है। तो हम बोलेंगे नहीं भाई, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट मत कर, शिफ्ट आउट मत कर। नो, योर आंसर विल बी नो। अब सर नो में भी दो आंसर दे रखा है सी एंड डी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? एक बार दोनों को रीड करके देखते हैं। नो, मिस्टर हार्दिक should not exercise the option of shifting out of default tax regime since as per default tax regime his tax liability would be 15 lakhs. His tax liability would be 15,230 being lower than tax liability under normal provision of act. उसका कहना है कि अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहता है तो फिर उसका टैक्स लायबिलिटी आएगा 15,230। नहीं सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो उसका टैक्स लायबिलिटी नील आ रहा है, तो फिर सर ये ऑप्शन तो गलत है। तो एक बार ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है नो, उसे शिफ्ट आउट नहीं करना चाहिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। नो, मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम
सिंस एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी नील। हाँ सर, ये मेरे को सही लगता है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में उसका टैक्स लाइबिलिटी नील ही आ रहा है। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड योर आंसर्स आर डी, सी, डी, 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 सी, डी, डी। with this case scenario 5 is complete. Chalo, thank you.